हेलो चैंपियंस। तो टीडीएस आपने अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया। अब टीडीएस के बाद वैसे तो आईटीआर एडवांस टैक्स कर लेना चाहिए वैसे, और फिर करना चाहिए ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक मैं और डिले नहीं कर सकता। जल्दी से जल्दी आप तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा। यही वो टॉपिक है जिससे पूरे डीटी में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये बेसिकली एक असेंबल्ड है, पूरे डीटी का एक असेंबल्ड है ये। यहां पर हम डीटी को ओवरऑल देखते हैं इन क्वेश्चंस, चाहे वो टैक्स रेट हो, डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ, एग्जम्पशन या 5 हेड्स हो, यहां तक कि टीडीएस प्रोविजन भी हमें जानने की जरूरत पड़ती है इस चैप्टर के लिए। आईटीआर में ड्यू डेट्स वगैरह अगर आपको ध्यान हो तो वो ज्यादा सही रहता है। एडवांस टैक्स थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, और कुछ प्लानिंग के क्वेश्चंस भी आए। तो क्वेश्चंस यहाँ पर भर के हैं, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत दिए हैं, क्योंकि यही टॉपिक है जिससे आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। यहाँ लगभग 19 क्वेश्चन है, जिसमें 3 हटा दो, 16 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए अलग करके रखा है। ये क्वेश्चंस स्टडी मैट के, 10 इयर्स के, सब कुछ मिलाकर है। और इस टॉपिक को करने के लिए आपको सबसे पहले ये इंश्योर होना पड़ेगा कि इसके पहले डीटी में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको याद है। क्योंकि इस टॉपिक के प्रोविजंस में कुछ दम नहीं है। एक मुझे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कराना है बस, बाकी तो सब कुछ असेंबल्ड करने की चीज है। तो बस एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अगर करा दूं तो क्वेश्चंस आप, ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस मुझे आपके साथ साथ करने हैं। ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। जो बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो यहीं से आएगा, इसी टॉपिक से आएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। पहले तो जस्ट आपको ये गो थ्रू करवा दूं, फॉलो अप करा दूं कि ये देखिए हमारे पास, इसे हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ भी कहते हैं इस टॉपिक को। टोटल इनकम भी इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो इंडिविजुअल के 5 हेड्स और एचयूएफ के 4 हेड्स, सैलरी हेड जाता है। सेक्शन 10 के एग्जम्पशन लगानी है, डिडक्शन करना है, सेट ऑफ क्लबिंग करना है, जीटीआई, डिडक्शंस और टीटीआई। टीटीआई में स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, स्लैब रेट लगाना है। स्लैब रेट डिफॉल्ट से लगा सकते हैं, न्यू से लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। और स्पेशल इनकम पे आपको फ्लैट जो भी रेट दिया हुआ है वो लगाना होता है। ये सब तो टैक्स रेट में भी आपने पढ़ा है, ये सब चीज आप टैक्स रेट में पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स रेट में पढ़ चुके हो कि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट लग जाता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको बताना होता है। ये सब चीजें आपने डिस्कस कर रखी है। ये मैंने हर चैप्टर के साथ आपको कराया है कि अगर आपने डिफॉल्ट को चुना, जो कि डिफॉल्ट है न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे एग्जम्पशंस, डिडक्शंस डिनाई किए जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारा। ये सब हमने रिस्ट्रिक्शंस या तो आप यहां से रटो, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो चैप्टर्स कर रहे हो और उस चैप्टर के साथ साथ में हर चैप्टर के लास्ट में, एंड में, टेबल के सहारे मैंने बता रखा है कि क्या फर्क है न्यू और ओल्ड में। वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा कमांड करने योग्य है। ठीक है, यहां पर यह लिखा हुआ है कि डेप्रिशिएशन अगर आपने न्यू ऑप्ट किया तो किसी भी केस में 40% के ऊपर नहीं जा सकता डेप्रिशिएशन। ये सब बातें भी हमने डिस्कस कर रखी है। यहां लिखा हुआ है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिशिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, अगर इन रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंडिचर, इन रिस्ट्रिक्टेड डिडक्शंस के वजह से हुआ है तो वो लैप्स हो जाएंगे, पुराने। इसका मतलब कि किसी भी एक डिडक्शंस को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल पीजीबीपी में आपको ये डोनेशन अलाउड नहीं होता न्यू टैक्स रिजीम में, इसे एग्जांपल में लीजिए, ये डोनेशन अलाउड नहीं होता। डोनेशन के वजह से आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चला आ रहा है, यानी 2 साल पहले आपके डोनेशन का अमाउंट इतना ज्यादा था कि आपके बिजनेस में लॉस आ गया था, और वो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, तो अब न्यू टैक्स रिजीम में वो लॉस लैप्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें, एडिशनल डेप्रिशिएशन आपको नहीं मिलता न्यू टैक्स रिजीम में, ये रहा, और इसके वजह से कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिशिएशन पीछे से चला आ रहा है, इस वजह से तो वो भी लैप्स हो जाएगा।
अनएब्सॉर्ब्ड एब्शन सिंस इसके वजह से लैप्स हो जाएगा, तो आपने अपने ब्लॉक में एडिशनल डेप्शन लेस भी कर दिया होगा ज्यादा। इमेजिन कीजिए कि एडिशनल डेप्शन लास्ट ईयर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में थे, ओल्ड टैक्स रिजीम में थे लास्ट ईयर, और यहां पर आपका एडिशनल डेप्रिशिएशन मान लेते हैं 3 लाख रुपए था। सिंस ये एडिशनल डेप्शन आपके ब्लॉक को रिड्यूस कर चुका होगा, और ये एडिशनल डेप्शन अब आपको अलाउड भी नहीं है आगे के लिए, और वो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिशिएशन का अगर पार्ट बना है तो वो लैप्स हो जाएगा। इसलिए आपको यहां पर जो WDV है वो इस एडिशनल डेप्रिशिएशन से बढ़ा देना पड़ेगा, एडजस्ट कर देना पड़ेगा, ताकि अब आप एक्चुअल WDV विदाउट एडिशनल रिड्यूसिंग एडिशनल डेप्शन दिखा सकें और उसके ऊपर आगे कैलकुलेशन कर सकें। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आप इग्नोर भी करना चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट है, जो कि 5 हेड्स की जगह सैलरी हट जाता है, 4 हेड्स में कैलकुलेट करना पड़ता है। सारे प्रोसेस उसी तरीके से इसमें भी होता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन इनको भी दिया जाता है। तो आप इसको रीड कर भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सब के सब आपको करने हैं। और क्वेश्चन में कोई चीटिंग नहीं चलेगी, क्वेश्चन में कोई वीडियो देख देख के क्वेश्चन करने का काम नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। ऑल्दो इसके बाद हम ITR और एडवांस टैक्स थोड़ा सा छोटा है, देखेंगे जब टाइम मिलेगा उसको फटाफट हम रिकॉर्ड कर देंगे, रिवाइज करा देंगे। वैसे भी छोटा है, आपने रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन इसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी, ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको समय दूंगा, मतलब वीडियो में समय नहीं दूंगा, वैसे कि हर क्वेश्चन में आपको बोलूंगा कि आप इसे एक बार खुद से ट्राई करें, और खुद से ट्राई करने के बाद रफ में कोई ज्यादा समय नहीं लगाना है, प्लस माइनस मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, और फिर मेरे साथ उसको आगे कंटिन्यू करें। आंसर तो साथ में है, लेकिन मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए आपको एक बार रफ में कैलकुलेट जरूर करना चाहिए। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। चलिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये क्या होता है? ये एक टॉपिक आप कह सकते हो कि पेंडिंग है, जो कि इस चैप्टर को पूरा बनाता है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कई समय पहले, आप जानते हो ये चीज, कि कंपनी को सरकार ने मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे करने के लिए बोला था, यानी उनको एक मिनिमम अमाउंट टैक्स का पे करना ही था, जो कि नॉर्मल अमाउंट से अगर ज्यादा आता तो एक्स्ट्रा विल बी अलाउड एज क्रेडिट, मैट क्रेडिट, और वो आने वाले 15 साल तक उसका क्रेडिट ले सकते थे, बेनिफिट ले सकते थे। चूंकि कंपनी के लिए ये आ गया था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इसलिए नॉन कंपनी के लिए, नॉन कॉर्पोरेट SSE के लिए, अदर देन कंपनी, इसके लिए हम लेकर आते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेक्शन 115 JC में इसको इंपोज किया जाता है, 115 JC में, और 115 JC में ये मिनिमम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT कैलकुलेट किया जाता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर। एडजस्टेड टोटल इनकम पे ये कैलकुलेट किया जाता है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले तो समझिए ये एप्लीकेबल किसके लिए है। ये एप्लीकेबल है नॉन कॉर्पोरेट SSE के लिए। पहली चीज आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेबल है नॉन कॉर्पोरेट SSE के लिए। ओके, AMT हम किसे कहेंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो सेज की तरह होता है वहां लोकेटेड है, तो हम ये 18.5% की जगह 9% अप्लाई करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम पर। तो AMT क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। और आपको टैक्स कितना पे करना है? आपको टैक्स पे करना है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो वैसे ही निकलेगा जैसा कि आपने देखा हुआ है। हाँ, ये बात आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आप डिफॉल्ट में गए तो ये चैप्टर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है
अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डन। इसका मतलब अगर आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम ऑप्ट किया तभी इसको यूज करना है हमें। नॉर्मल टैक्स रेजिम में आपको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 5 हेड्स जोड़ा, सेट ऑफ, क्लबिंग, एग्जम्पशन, डिडक्शन, टीटीआई, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, बेसिक टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट वगैरह सब आपने कैलकुलेट किया। जो आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बना आफ्टर कैलकुलेटिंग सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस, सब कुछ, वो एक पॉइंट बन जाएगा। मान लीजिए कि वो 90,000 रुपए आता है, सपोज करिए वो 90,000 आ रहा है, वैसे राउंड फिगर तो नहीं आएगा लेकिन चलिए 90,000 आ रहा है। अब आपको यहां पर निकालना होगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसका 18.5% आपका हो जाएगा बेसिक ईएमटी। बेसिक ईएमटी 18.5% इज द बेसिक रेट, बेसिक ईएमटी। बेसिक ईएमटी में आपको सरचार्ज भी जोड़ना पड़ सकता है, हेल्थ एजुकेशन सेस तो कंफर्म आपको जोड़ना पड़ेगा। सरचार्ज के लिए जो आपने थ्रेशोल्ड देखा है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वो थ्रेशोल्ड आप टीटीआई को देखते हो। यहां टीटीआई की जगह पर वो थ्रेशोल्ड आपको देखना, टीटीआई की जगह पर वो थ्रेशोल्ड आपको देखना पड़ेगा एटीआई के अंदर, यानी एडजस्टेड टोटल इनकम ही आपकी टीटीआई बन गई। ऐसा समझिए कि आपकी टीटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम है। तो अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 60 लाख आ रहा है तो आप 10% सरचार्ज लगा दो, मैं इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा हूं। और अगर 1 करोड़ के ऊपर आ रहा है तो 15 लगा दो, 2 करोड़ के ऊपर आ रहा है तो 25 लगा दो, यानी एडजस्टेड टोटल इनकम ही अब आपके लिए टीटीआई बन जाता है। और रेट यहां पर लग जाता है फ्लैट 18.5%, जो बेसिक टैक्स है। ध्यान रखिएगा वो बेसिक है, हेल्थ एजुकेशन सेस तो जुड़ेगा ही, सरचार्ज भी जुड़ सकता है। अब सपोज करो, मैं सिखा दूंगा ये कैसे निकलता है। सपोज करो कि ये आपका आ रहा है 1 लाख रुपए, तो आपको टैक्स कितना जमा कराना है? विच एवर इज हायर, 1 लाख जमा कराना है। और जब जब आपके ऊपर बर्डन आएगा इस चैप्टर की वजह से, जैसे इस चैप्टर की वजह से इस सिचुएशन में बर्डन आ रहा है 10,000 का, तो ये 10,000 आपके लिए एएमटी क्रेडिट बन जाता है। इसको हम कहते हैं एएमटी क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यहां तक हम इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर सभी के ऊपर एप्लीकेबल है अदर देन कंपनी और अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 80P में आते हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनको इस चैप्टर से एग्जम्प्ट किया गया है, उसकी मैं लिस्ट अलग से बना के दे दूंगा। इंडिविजुअल एचयूएफ की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम क्या फॉलो हो रहा है। अगर न्यू टैक्स रेजिम फॉलो हो रहा है तो ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो हो रहा है तो आपको टीटीआई निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकालना है नॉर्मल तरीके से। उसको हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, एनटीएल, एनटीआई नहीं, एनटीएल, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, उसको हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद हम निकालेंगे एएमटी। एएमटी कैसे निकलेगा? एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने में क्या करना है, जो टीटीआई आपने निकाला है नॉर्मल इनकम निकालते समय जो आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो, तो जो टीटीआई आपने कैलकुलेट किया वही रहने दो, उसमें बस आप ये ऐड कर दो अगर ये क्लेम किया है तो। याद रखना 10AA ऐड करना है, 6A पार्ट सी ऐड करना है, पार्ट सी के डिडक्शंस। अब देखिए, जब मैं आपसे कहता था कि डिडक्शन में आपको ये बड़ा जरूरी है ध्यान रखना कि ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट सी के कौन कौन से डिडक्शन होते हैं डिडक्शन में आपको बताया था। पार्ट सी वाले डिडक्शन, पार्ट सी वाले डिडक्शन, ये इसीलिए जरूरी है। ये डिडक्शंस अगर आप क्लेम कर रहे हो पार्ट सी वाले, तो वो आपको एड बैक करने हैं। अगर आप 35AD वीआईपी बिजनेस में क्लेम कर रहे हो तो वो भी एड बैक करने हैं। और अब क्या करना है, 35AD के जो एसेट हैं जिसका पूरा अमाउंट आपने डेबिट किया था, जिसको आपने एड बैक कर दिया है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नॉर्मली निकाल के लेस करना है। ये बन जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% इज द बेसिक एएमटी,
सरचार्ज अप्लीकेबल और नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ एएमटी, एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 50 लाख के ऊपर है या 1 करोड़ के ऊपर है या 2 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा। सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद जो फाइनली आएगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर आपका फाइनल टैक्स बनेगा। अगर आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा आ रहा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा एएमटी क्रेडिट के नाम से। इसे आप यूज कर सकते हो आने वाले 15 ईयर्स तक सेक्शन 115 जेडी के अंदर। आने वाले 15 साल तक आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। कहां से? जब जब आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी इससे, उस ईयर में जितना अमाउंट ये ज्यादा है उस एक्सटेंड तक आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो। अगर ये अगले ही साल सेट ऑफ हो गया तो बात खत्म हो गई, नहीं हुआ तो आप 15 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दो चीजें हैं। पहला तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकाला जाए, और दूसरा कि ये चैप्टर किस पर नहीं एप्लीकेबल है। ये बहुत जरूरी है जानना, किस पर नहीं एप्लीकेबल है। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गए, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गए, 115 बीएसी ले रहे हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गए, तो आप पे ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चैप्टर 6 से पार्ट सी क्लेम ही नहीं कर रहे, 10AA क्लेम ही नहीं कर रहे, 35 AD क्लेम ही नहीं कर रहे, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और आखिर में ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम जो आपने निकाला है अगर वो 20 लाख रुपए तक आ रहा है तो वो भी इस चैप्टर से बाहर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा किस किस के लिए नहीं एप्लीकेबल है। पहला, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहे हैं इनके लिए नहीं एप्लीकेबल। दूसरा, जो ये डिडक्शंस क्लेम ही नहीं कर रहे उनके लिए नहीं एप्लीकेबल है। और तीसरा, जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये जानना जरूरी था, वो आप जान गए। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगा? आप जो टीटीआई कैलकुलेट करोगे उसे ही लेकर चलना है। इसमें 10AA ऐड कर दीजिए, चैप्टर 6 से पार्ट सी अगर आप क्लेम कर रहे हो वो ऐड कर दो, 35 AD में आपने जो एसेट्स डेबिट किए थे P&L में अकाउंट में वो ऐड बैक कर दो, साथ में माइनस कर दो डेप्रिसिएशन उस एसेट पर जो 35 AD वाले थे। ये आपका बन जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। इसको बेस मानकर आप आगे बढ़ोगे और निकालोगे, इसको बेस मानकर आप आगे बढ़ोगे और कैलकुलेट करोगे बेसिक टैक्स, बेसिक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो होगा 18.5%। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है तो वो 9% बन जाएगा। इसके बाद यहां सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। सरचार्ज ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है। एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 50 लाख को क्रॉस कर रहा है तो 10%, 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो 15, 2 करोड़ को 25 और 5 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो 37% सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस तो आपको ऐड करना ही है। ये बन जाता है आपका फाइनल ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसका कंपैरिजन आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से करके विच एवर इज हायर पे करोगे। करेक्ट है जी। अब क्वेश्चन के साथ और अच्छे से आप समझोगे, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सीए रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल है उनको सीए रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ये सब चीजें यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब आइए क्वेश्चन पे। नंबरिंग पर मत जाइएगा, नंबरिंग 4 मतलब कि मैंने शुरुआत के 3 हटा दिए थे आपके लिए। हाँ जी, तो पहली कोशिश आपको क्या करनी है, इसके नोट्स आपके पास हैं ऑलमोस्ट, वैसे ये स्टडी मैट्स वगैरह से ही लिया हुआ है।
10 ईयर से लिया हुआ है। बेसिकली स्टडी मैट ने भी 10 ईयर को फॉलो किया है। तो 10 ईयर का बच्चा कहता है ना अपडेट 10 ईयर का है, वो ये है फुल फ्लेज्ड वाला। देखते हैं, ट्राई करें हम। सबसे पहले मैं चाहूंगा जैसे ये आप एक बार खुद ट्राई करो, ऐसे पॉज कर लो वीडियो, एक बार खुद ट्राई करो, मुझे पॉज मत करना, ऐसे पॉज कर लेना, ठीक है। एक बारी खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, शांत होके, वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा। उसके बाद इसके आंसर भी है नीचे। अगर वो टैली हो गया तो क्या बात है, नहीं हुआ टैली, प्रेजेंटेशन नीचे दिया हुआ है। अगर नहीं टैली हुआ तो अब वीडियो को आगे देखो, अगर टैली हो गया तो थोड़ा सा वीडियो और फॉरवर्ड करके अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। फुल फ्लेज्ड है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें। मिस्टर वाई अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके P&L अकाउंट को देखा गया, जांच किया गया और पाया गया निम्नलिखित चीजें। नेट प्रॉफिट है 11,20,000, तो हमारी शुरुआत यहीं से होती है, पीजीबीपी निकालो अभियान। हालांकि मेरा यह सजेशन है कि पहले आप एक बारी पूरा क्वेश्चन ओवरव्यू ले लिया करो, जैसे ऐसे लिया करो कि अच्छा बहुत सारी जानकारी दी गई है, ओके ओके 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट है। रिक्वायरमेंट है टोटल इनकम निकालिए अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजीम से हमें चलना है और निकालना सिर्फ टीटीआई है, टैक्स नहीं निकालना है। अब हम लेकर आगे चलते हैं। तो मेन इसमें हीरो कौन है, पीजीबीपी। कई बार कोई हीरो होता है सैलरी, हर क्वेश्चन के हीरो कोई और होंगे, मेन हीरो और बाकी सब साइड हीरो। तो इसमें मेन हीरो पीजीबीपी है, तो हमें कंप्यूटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप किया करो, कंप्यूटेशन ऑफ। और इस प्रेजेंटेशन को इग्नोर भी कर सकते हो। इस प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, ये तो जहां से मैंने स्टडी मैट से लिया है तो वहीं का एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ तो सीधा टीटीआई निकाल दिया उन्होंने, पीजीबीपी वर्किंग नोट वर्किंग नोट वर्किंग नोट वर्किंग। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप इतना परेशान मत होना। जैसे आपने ये पकड़ लिया कि मेन हीरो जो है वो पीजीबीपी है, क्वेश्चन में सैलरी कहीं भी नहीं है, अदर सोर्सेज दिख रहा है और आगे कैपिटल गेन मान लो हुआ नहीं हुआ, हाउस प्रॉपर्टी हुआ नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे, मेन हीरो जो है उसको पहले कंप्यूट किया जाएगा। तो जब आप आंसर करोगे तो उसमें आप स्टेप डाल देना, वो ज्यादा आपके लिए क्लैरिटी लाएगा। स्टेप 1 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पीजीबीपी, और फिर जैसे मैंने पीजीबीपी सिखाया है वैसे आप कंप्यूट करोगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डाल के। पीजीबीपी एक बार ही आ जाए, फिर आप सीधा डाल दो मेन फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, और पीजीबीपी यहां से उठाओगे। बाकी वहां भी कर सकते हो, जैसे इसमें अदर सोर्सेज के थोड़े से पार्ट है, आप चाहो तो अलग से एक छोटा सा स्टेप 2 बना सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अदर सोर्सेज, और फिर आप तीसरे फाइनल पार्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम निकालो। सपोज करो इसमें टैक्स लायबिलिटी भी होता, तो फिर क्या करते, एक पार्ट और बढ़ा देते, टीटीआई कंप्लीट कर लेते एक बार, फिर टैक्स लायबिलिटी के लिए अलग स्टेप बना लेते। स्टेप अलग अलग आप बनाओगे तो एग्जामिनर को सुविधा होती है। एग्जामिनर अगर स्टेप मार्किंग करता है तो स्टेप मार्किंग की भी उसे सुविधा मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये पैटर्न फॉलो करो। जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप ही आपको आंसर करना है। अब बात आती है कुछ नोट्स लिखने के, तो यहां पर भी मैंने आंसर में बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, वो भी एज इट इज कॉपी पेस्ट है, वो भी एज इट इज कॉपी पेस्ट है। आप चाहो तो ये नोट्स समराइज्ड वे में लिख सकते हो। नोट लिखना है, ये आपको सेट ऑफ में भी सिखाया मैंने नोट लिखना, पीजीबीपी में भी सिखाया नोट लिखना। तो नोट अपनी भाषा में आपको लिखना है, जो आप बताना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, उसे जस्ट लिख देना है। नोट का उससे इतना मतलब है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। तो मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूं, देखें कैसे करेंगे। आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, पॉज करके वीडियो। ओके, फॉलोइंग इनकम क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, ये तीनों इनकम मुझे IFOS की दिख रही है, तो मुझे ये माइनस कर देना पड़ेगा। सर ये ग्रॉस दिया हुआ है, अगर नेट दिया होता तो क्या करते, नेट दिया होता तो नेट ही माइनस करते। मान लीजिए कि TDS काट लिया गया है और तब दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये जो हॉर्स रेस है WRC,
क्वेश्चन में ये नेट दिया होता 35,000, यकीनन 50,000 आप जीते होंगे, 15,000 टीडीएस कट गया होगा। तो चूंकि क्रेडिट 35,000 है तो आपको पीएनडल क्लियर करना है, तो पीएनडल में अगर 35 ही क्रेडिट है तो आपको 35 भी माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आईएफओएस का आइटम है, यहाँ का तो है नहीं, पीएनडल में क्रेडिट पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप आईएफओएस निकालोगे तो ग्रॉस को इनकम बनाओगे 50,000 को। तो ये बात अगर क्लियर है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रॉस ग्रॉस ही दिया हुआ है। कुछ स्टॉक ओमिटेड है, ओपनिंग स्टॉक अगर ओमिट होता है तो क्या होता है बताइए? अगर ओमिटेड है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, करने से इनकम कम हो जाएगी, और ये ओमिटेड है तो इससे इनकम बढ़ जाएगी। अगर ओमिटेड है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, 12,000 और क्रेडिट करूंगा, इनकम बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपए डेबिट किया हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड 35। अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम अगर क्वेश्चन नीचे होता तो ये डिसअलाउड हो जाता, ठीक है ना? याद रखिएगा, हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए और वो ओल्ड की जगह न्यू डाल दे, बस इतना सा फर्क कर दे। सोच लीजिए, अमाउंट में चेंज कर दे, 1-2 आइटम चेंज कर दे, बच्चों को लगता है कि बिल्कुल देखा हुआ सा क्वेश्चन है, बस वहां मिस्टेक क्या हो जाएगा, वो न्यू टैक्स रिजीम डाल देंगे। न्यू टैक्स में ये डिसअलाउड खर्चा है, बट फिलहाल तो अलाउड है, तो हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सैलरी 20,000 पे किया है ब्रदर को, जिसमें 2500 रुपए डिसअलाउड होना चाहिए, अनरीजनेबल है। डिसअलाउड के सेक्शंस जरूर लिखो, अलाउड के लिखने की जरूरत नहीं है, डिसअलाउड के जरूर लिखो। यहां पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में 15 गिफ्ट दिए हैं आपने ड्राई फ्रूट के, 1,000 रुपए पर पैकेट का चार्जेस है, जो इंपॉर्टेंट कस्टमर है उसको दिया है, तो ये सेल्स प्रमोशन के खर्चे हैं, जेन्युइन है, अलाउड है। कार में 78,000 का खर्चा है, जो कि कार पर्सनल और बिजनेस दोनों यूज है। 3/4 बिजनेस है तो 1/4 पर्सनल हो गया। 1/4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 1/4 की कैलकुलेशन करेंगे तो 19,500, ये डिसअलाउड हो जाएगा 38,2 में। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस पे 30,000 रुपए पे किया है आपने जीटीए वाले को कैश में। तो देखिए ये आपको याद होगा कि 40A3 में कैश 10 से ऊपर नहीं कर सकते, बट जीटीए वाले को 35,000 तक कर सकते हो, तो 35,000 तक ओके है। डेप्रिसिएशन डेबिट है 55,000, इनकम टैक्स 50,000 बता रहा है, तो 5,000 एक्सेसिव डेप्रिसिएशन है, ये डिसअलाउड हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट किया है बुक्स में, और ये 15,000 डेबिट किया है बुक्स में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं किताबों में डेबिट है, पीएनडल में थोड़ी डेबिट है। बाकी चीजों में उन्होंने दे रखा है, पीएनडल में ये दिया हुआ है, पीएनडल में क्रेडिट है ना? जैसे ये दिया हुआ है कि ये पीएनडल में डेबिट है, दिया हुआ है ना? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पीएनडल में डेबिट है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिए पहले लाइन को पढ़िए, पहला लाइन कहता है हमने पीएनडल की जांच की है, वहां से ये चीजें मिली हमें। तो बताइए क्या इसके लिए कोई अजम्पशन की जरूरत है? नहीं, पीएनडल की जांच की है, वो डेबिट है। तो ये 10,000 आपका डिसअलाउड है क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है। 15,000 इन्वेस्टमेंट की वजह से, ये खर्चा तो है नहीं, ये तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, इसका तो डिडक्शन आपको मिलेगा एटीसी में, भूलिएगा नहीं। अब ये आपका पीजीबीपी बन जाएगा, इसे जोड़ लीजिए जरा। पीजीबीपी आपकी कितनी आ गई, आप एक बार ही जोड़िए तो जरा, एक बार आप इसे जोड़ के देखिए कितना रहा पीजीबीपी। 1 मिनट, बस 1 मिनट लूंगा। हाँ जी, तो ये बन रहा है आपका 11,20 प्लस नहीं, 11,20 माइनस 22,000 माइनस 15,000 माइनस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 200 प्लस 11,21,500। ठीक है, अब आईएफओएस की इनकम आपको यहां पर दिख गई है, तीनों ऐड कर लीजिए।
22 प्लस 17,500 प्लस 15,000 54। इसमें ऐड कर दीजिए, दूसरी इनकम मुझे दिखी नहीं, आपको भी नहीं दिखी होगी, और इसमें से एक ही हमारे पास ATC है 15,000 का, माइनस कर दीजिए, आपकी TTI आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर आप एक बारी टैली कर लीजिएगा, 1161। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये क्वेश्चन। समझ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे से एक्सपेक्टेड है, और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गलतियां कर सकते हैं। रीजन बताता हूं। मोटे मोटे तौर पे देखिए, आपको कुछ इनकम दी गई है, लॉस भी दिया हुआ है, और आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी TTI और एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन भी। एडवांस टैक्स तब अप्लीकेबल होता है दोस्तों जब आपकी टैक्स लायबिलिटी TDS TCS को एडजस्ट करने के बाद 10,000 या उससे ज्यादा है। ओके, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ये याद रखना पड़ेगा। पहले हमें क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने PGBP के लॉस दिए हुए हैं, मैं लॉस एक बार हाईलाइट कर लूं। ये लॉस है, ये लॉस है, बस 2 लॉस है। अब ये दूसरा लॉस देखिए कितना गड़बड़ है। नो, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको सेट ऑफ करने इंटरहेड नहीं मिलता। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये वेस्ट हो गया आपका। सिर्फ PGBP लॉस है, PGBP लॉस PGBP से एडजस्ट कीजिए, दूसरे हेड से एडजस्ट कीजिए सैलरी को छोड़कर। तो और WRC से नहीं कर सकते एडजस्ट, तो ये तो बिल्कुल अलग से ही निकल के आएगा WRC। ये 5 लाख तो अलग ही निकल आएगा। इसके बाद ये देखिए, स्पेकुलेटिव बिजनेस से आप एडजस्ट करोगे 1 लाख, बचा 35,000। सैलरी से एडजस्ट कर नहीं सकते, तो सैलरी भी अलग ही आ जाएगा निकल के 270। इसके बाद आपके पास LTCG है 20% टैक्स वाला, दिया हुआ इन्होंने 20% टैक्स, अदरवाइज ये डेट देते, बताते किसको बेचकर है, तो ये आपने एडजस्ट कर लिया, तो आपका ये टोटल एडजस्टमेंट हो गया। अब आपके पास LTCG कितनी बची? 35,000। 70 में 35 एडजस्ट हुआ, 35 बचा। GTI TTI आपकी सेम है क्योंकि कोई डिडक्शंस दिया नहीं हुआ। दो 2,70,000 प्लस 5 लाख प्लस 35,000, 8,05,000। अब आपको क्या सिखाया था? स्पेशल अलग कीजिए, नॉर्मल अलग कीजिए। स्पेशल, ये 2 इनकम स्पेशल है, तो 5,35,000 स्पेशल है और नॉर्मल है 2,70,000। जो मैंने आपको कसम खिलाया था टैक्स लायबिलिटी में, शायद आपको याद नहीं हो, बट वो कसम कभी भी काम आ जाता है, इसलिए आपको हमेशा वो फॉलो करना है। कसम ये था कि आपको ऑलवेज टैक्स निकालना है नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल इनकम पे पहले। नॉर्मल इनकम पे टैक्स देखिए 0 आएगा क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में आ गए हो जहां MEL 3 लाख है और आपके पास नॉर्मल इनकम है 270। क्या यहां पर अनएडजस्टेड MEL बचा रह गया है 30,000? क्या इसको आप अलाउ करते हो स्पेशल इनकम से? यस, अगर आप रेजिडेंट हो तो हम अलाउ करते हैं। यहां पर आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये रेजिडेंट है। ये अजम्पशन मैंने शुरुआत से ही सिखाया है आपको कि 2 अजम्पशन आपको लेना होता है। अगर उम्र ना पता हो तो बिलो 60 और रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो तो रेजिडेंट ऑलवेज। अगर ये रेजिडेंट है तो आप इसे अलाउड कर देते हो स्पेशल इनकम से, लेकिन WRC से नहीं करते। अब जब आप स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालोगे तो WRC 5 लाख है, उस पर 30% टैक्स आ गया 1,50,000। अब LTCG 20% वाला आपके पास 35,000 है, जिसमें से 30,000 आपने ये एडजस्ट कर दिया। इसके बाद 20% टैक्स आया 1,000।
1,51,000 का आपका बेसिक टैक्स आ गया। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़िए, 157040। अब ये देखिए टैक्स लायबिलिटी है, ये एक अलग आंसर आपने पूरा किया। अब आपको जब एडवांस टैक्स चेक करना है, एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशन को चेक करने के लिए आपको चाहिए टैक्स लायबिलिटी जो आपके सामने है, माइनस चाहिए टीडीएस। अब आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा टीडीएस चैप्टर पढ़ने के बाद कि कौन सी इनकम है जहां टीडीएस कटने की गुंजाइश है। देखिए, एक तो सैलरी में टीडीएस कट सकता था, लेकिन 3 लाख के ऊपर होता तो कटता, तो वो नहीं कटेगा। एलटीसीजी में नहीं कट रहा, लॉटरी वाले में 30% का टीडीएस कट रहा है, तो 1.5 लाख का टीडीएस है लॉटरी का। सेक्शन आपको वहां बताना चाहिए कि 194B में कट रहा हो, और इसको बचाने के बाद आपके पास आ रहा है 7,040 रुपए, जो कि बिलो 10,000 है। तो आपको जस्ट नोट में लिखना है कि एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, बट इसके ये आपको खुद से लिखना है। देखिए, ये 7,400 आएगा, ये डबलिंग किया हुआ है, आप जस्ट ये लिख दीजिए। आप जस्ट ये लिख दीजिए आंसर। ठीक है जी। ओह, मैंने मौका नहीं दिया था, ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए था। अब जैसे छठा क्वेश्चन है, आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, मतलब खुद ट्राई कीजिए, मैं कराऊंगा। आप ट्राई कीजिए, मैं कराऊंगा। जैसे छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में क्या है कि कैश बुक दिया हुआ है, आप चेक करो। कैश बुक दिया हुआ है, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, जैसे मैं वीडियो डालता हूं साथ में टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी डाल देता हूं, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कैश बुक दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट, और यहां से आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां से आपको कंप्यूट क्या करना है। मिस्टर राजीव 50 साल के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और रिसीट पेमेंट मेंशन है। कुछ बिल्डिंग वगैरह की बात भी है इनके पास। अच्छा, दूसरी एसेट्स की डिटेल भी है, डब्ल्यूडीवी भी है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो राजीव हैं वो कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जब आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो जो भी खर्चा एक्चुअल में पे होता है पीएनडल में वही डेबिट होगा, जो इनकम एक्चुअल में आएगी पीएनडल में वही इनकम बनेगी। जब आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो कैश में जितना रिसीट आया और कैश में जितने पेमेंट हुए उसके बाद पीजीबीपी निकल जाता है, और पीजीबीपी कहलाता है बिफोर डेप्रिशिएशन, बिकॉज आप कैश फॉलो करेंगे तो डेप्शन तो कैश है नहीं। ऑलवेज कैश सिस्टम फॉलो करने वालों के लिए जब आप पीजीबीपी निकालते हो तो आप हमेशा निकालते हो पीजीबीपी बिफोर डेप्रिशिएशन, और फिर डेप्रिशिएशन माइनस करके टैक्सेबल पीजीबीपी पे आते हो। यहाँ ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए मुझे एडवांस भी मिल गया इस साल, तो मेरी इनकम है, मैंने एडवांस भी किसी को पे कर दिया है खर्चे के रूप में, तो वो मेरा खर्चा है। अगर मेरा खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे पीएनडल में डेबिट नहीं होगा, वो खर्चा नहीं माना जाएगा। हालांकि मैं पीएनडल नहीं बनाना, जब कैश बुक दिया होता है तो पीजीबीपी कैसे निकालते हैं, इनकम एक साथ स्टेटमेंट फॉर्मेट में ऐड करते हैं और खर्चे एक साथ लेस कर देते हैं। अज्यूम करना है कि आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम में आ रहे हैं। चलिए, ये तो पहले जरूरी था, ये जानना पहले जरूरी था, और फिर आपको निकालना है कंप्यूट टोटल इनकम। तो प्लीज एक बारी आप ट्राई करें, तभी मजा आएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दी गई है, मैं तो कराऊंगा ही, आप एक बार ट्राई करो। 1 मिनट के लिए रोक दो, यहां वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दो, ट्राई करो और फिर आगे देखो। सबसे पहले पीजीबीपी हमारा बेस है, पीजीबीपी लेना है, तो पीजीबीपी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रिसीट साइड में इनकम हमारी कौन सी है। ओपनिंग कैश बैलेंस है, लोन लिया है कार के ऊपर, लोन लिया है तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये जो
प्रोफेशनल फीस है ये हमारे लिए काम का है, और रेंट जो है वो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए यूज किया जाएगा। तो 5938 ये हमारा हो गया रिसीट। अब हम खर्चे के साइड देखें कि हमारे खर्चे कौन कौन से हैं जो काम के हैं। एक तो हमें ये खर्चे काम के लग रहे हैं, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस काम के हैं, ऑफिस का रेंट काम का है, हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन आपने लिया है तो दोस्त हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट हो रहा है, 80C में ले जाओ। 88,000 रुपए का ब्याज पे कर रहे हो, 24B में ले जाओ। ठीक है, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, 80C में ले जाओ। मोटर कार खरीदा है, इस पे डेप्रिसिएशन लेंगे, ये चला जाएगा 80D में। उसके बाद आपने बुक खरीदा है, उसका डेप्रिसिएशन लेंगे। कंप्यूटर खरीदा है, डेप्रिसिएशन लेंगे। पर्सनल ड्राइंग का हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद पीपीएफ में पैसा जमा कराया है, 80C लेंगे। कार मेंटेनेंस के खर्चे यूज किए जाएंगे। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि कार आप 1/5 पर्सनल यूज कर रहे हो तो बिजनेस यूज 4/5 है। देखो, जब P&L अकाउंट रहता है ना, जब P&L अकाउंट दिया होता है तो आप खर्चे ऑलरेडी जो डेबिट है उसमें से डिसअलाउड करते हो। जैसे मान लीजिए P&L अकाउंट में डेबिट किया हुआ रहता कार मेंटेनेंस 10,000, तो आप 2,000 डिसअलाउड करते, क्योंकि वो 10,000 पूरा डेबिट कर दिया उन्होंने, होना 8,000 चाहिए। यहां पर क्या है कि हम P&L ही बना रहे हैं। एक तरीके से आप इसे समझिए, रिसीट पेमेंट का यही तरीका है, हम P&L ही बना रहे हैं। हमने क्रेडिट पहले लिख दिया, अब डेबिट साइड लिख रहे हैं। तो डेबिट साइड में 21,500 हमारे काम का हो गया, 11,48,000 हमारे काम का हो गया, बिजनेस के 30,000 हमारे काम के हो गए। इसके बाद हमारे काम के डेप्रिसिएशन को छोड़ दे फिलहाल, अभी हम डेप्रिसिएशन को हम अलग से देख लेंगे। ये डेप्शन के लिए, ये डेप्शन के लिए, ये डेप्शन के लिए, इसको हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कार मेंटेनेंस 10,000 पता है हमें कि 10,000 है, लेकिन हमारे काम का उसमें सिर्फ 8,000 है, बिकॉज 1/5 पर्सनल यूज है। तो अब हम यहाँ 38,2 का हवाला नहीं देंगे कि ये डिसअलाउड किया, बिकॉज हमें जितनी जरूरत है काम का वही हम डेबिट कर रहे हैं। ये हमने क्रेडिट कर दिया और हम डेबिट कर रहे हैं, हमें कोई P&L बनाना नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। चलिए, हमारा काम पूरा हो गया। इसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, आपने पढ़ ही लिया होगा, और ये डेप्रिसिएशन के लिए है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब अगर हम यहां से PGBP निकालना चाहें और इन खर्चों को एक साथ इकट्ठा करना चाहें, 21 33 36 000, तो ये हमारा आ जाएगा PGBP बिफोर डेप्रिसिएशन। ये हमारा आ जाएगा PGBP बिफोर डेप्रिसिएशन, 26,02,000 रुपए आ गया हमारा PGBP बिफोर डेप्रिसिएशन। अब हम इस पे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। देखिए, डेप्रिसिएशन में आप फर्नीचर पर अलग से निकालिए, मैं यही ऐसे रफ में निकाल रहा हूं। प्लांट मशीनरी पर आप अलग से निकालिए, मैं रफ में निकाल रहा हूं। 80,000 रुपए का 15% 12,000। कंप्यूटर आपने खरीदा भी है बिलो 180 डेज यूज, तो इसके ऊपर आप 40% निकालिए, और 30,000 जो आपने नया खरीदा है उस पर 20% निकले, तो ये कंप्यूटर पर टोटल आ जाएगा 20,000 और 26,000 रुपए। ठीक है, अब कार की बात रही, बुक्स की बात रही। बुक्स पे आप 40% डेप्शन निकालते हो, 8,000 रुपए। उसके बाद कार की बात रही, तो कार पे जो आप डेप्शन निकालोगे ना, ये कार खरीदा है आपने 4,25,000 का, 4,25,000 का कार खरीदा है आपने, जनवरी 25 में खरीदा है, तो 7.5% आप अप्लाई करोगे, 31,875। लेकिन इसमें सिर्फ आप यूज करोगे 4/5, 25,500। अब मैं सारे डेप्रिसिएशन को हाईलाइट कर रहा हूं पर्पल कलर से। तो डेप्रिसिएशन अगर मैं जोड़ूं,
77,500, 77,500। इसे अगर मैं लेस कर दूं, हमारा पीजीबीपी आ जाएगा, पीजीबीपी 25,24,500। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो, कि सर ये जो कार लोन लिया है जिस पर रेट दिया हुआ है 9%, तो हमारा जो ब्याज बनना चाहिए 2,50,000 का 9% 22,500 बनना चाहिए सर, उसका कुछ नहीं किया क्योंकि कार तो बिजनेस यूज हो रहा है। चलिए सर 4/5 ही इसका यूज कर लीजिए। पहली बात तो ये लोन किस डेट पे लिया है मालूम नहीं। दूसरी बात, मान लेते हैं कि कार जिस दिन खरीदा है जनवरी 25 में, तो 1 जनवरी को लोन दिया होगा, चलो वो भी मान लेते हैं, तो 3 महीने का हमें ब्याज भी पता चल गया जी। 3 महीने डिवाइडेड बाई 12 गुने में हमारा ब्याज आ गया 5,625। लेकिन दोस्त, जब बात हुई थी हम कैश सिस्टम फॉलो करेंगे, तो हम तभी खर्चा मानेंगे जब एक्चुअल में करेंगे, और एक्चुअल में किया होता तो पेमेंट के साइड में जरूर होता। पेमेंट के साइड में तो है नहीं, इसका मतलब ये अभी ब्याज पे ही नहीं किया है, इसलिए हमारा वो खर्चा नहीं है। अदरवाइज ये जेन्युइन केस है कि खर्चा बनना चाहिए। चलिए, तो ये पीजीबीपी हो गया। अब हम हाउस प्रॉपर्टी जरा नजर मार लें, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है जिसका 50% इसने ऑक्यूपाई कर रखा है खुद के लिए, और लेट आउट कर रखा है, बाकी मंथली 5,000 रुपए का किराया है। अब देखिए कितनी होशियारी है, हाउस प्रॉपर्टी में 5,000 का किराया है तो आपकी जीएवी आनी चाहिए 60,000, बट पीएनएल अकाउंट में उन्होंने इनकम रिसीट में सिर्फ 50,000 लिखा है। इसका मतलब 10,000 का किराया अभी मिला नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग है, अनरियलाइज नहीं है। और हाउस प्रॉपर्टी में हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि पैसे मिले कि नहीं, जब तक कि वो अनरियलाइज ना हो जाए। तो हमारे लिए जो जीएवी बनेगा वो 60,000 पूरा बनेगा, और कोई खर्चे दिए नहीं हुए हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% लेट आउट, जीएवी आपकी आ गई 60,000, एनएवी भी आपकी आ जाएगी 60,000, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये रहा आपका ब्याज 88,000, 88,000 का ब्याज दे रहे हो। याद रखिएगा, यहां पर इन्होंने लोन के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि लोन हमने तब लिया था जब मकान बना है 99 के पहले। तो फिलहाल लोन 88,000 का है, आधे हिस्से का लोन हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज 88,000 का है, आधे हिस्से का ये ब्याज बना। ये आंसर कितना आ रहा है? 2,000। आप कमेंट में बताइएगा कि ये स्पीड ठीक है कि नहीं, मैं और तेज कर सकता हूं। मैं सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करके आंसर देख लेना बेटा, चलो ओके बेटा कर सकता हूं, कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, तुम्हारा देखने का नजरिया बदले, कि क्वेश्चन को मैं कैसे देखता हूं आपको भी वैसे ही देखना चाहिए। क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है बताना। तो ये रहा आपका 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब हम 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड को कैसे करेंगे बताइए। एनएवी 0, सर न्यू टैक्स रिजीम नहीं है, इसीलिए तो पहले पढ़ा था, ओल्ड टैक्स रिजीम है, ब्याज वगैरह घटेगा, सेट ऑफ वगैरह होगा। हाँ, इंटरहेड सेट ऑफ की लिमिट है 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। उसके बाद ब्याज आप 30,000 घटाएंगे, क्योंकि 99 के पहले का लोन है तो लिमिट 30,000 की लगेगी। आधे हिस्से का ब्याज 44,000 होता है, बट आप घटाएंगे 30,000। तो हाउस प्रॉपर्टी से आपका आंसर आ गया 32,000 का लॉस। क्या ये लॉस आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो? यस, तो 32,000 का लॉस आप एडजस्ट कर लो। प्रेजेंटेशन मैंने दे रखा है, और बार बार आपको मैं बोलते भी जा रहा हूं कि आप स्टेप वाइज करें। स्टेप 1 पीजीबीपी, स्टेप 2 हाउस प्रॉपर्टी, स्टेप 3 कंप्यूटेशन ऑफ टीटीआई। उसमें हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करते हुए दिखाओ, जीटीआई तक ले आओ, जीटीआई तक ले आओ। उसके बाद डिडक्शन दो। डिडक्शन कौन कौन से हैं देखो, 80C के डिडक्शन है 24,000। मैं 80C को इस कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 24,000 ये, और 1 लाख ये, और 20,000 ये, बस ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। 1,44,000। 80D दिया हुआ है, चेक कर लीजिए कि अकाउंट पे चेक से 18,000, और कोई डिडक्शन है नहीं। टीटीआई 23,30,500, 23,30,500, ठीक है जी। टीटीआई यहीं तक करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट,
शिफ्टेड आउट है ना, मैंने ये न्यू क्यों लिखा, यानी क्यों न्यू, ओल्ड है ना, शिफ्टेड आउट डिफॉल्ट यानी ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, पता नहीं शुरुआत में मैंने न्यू अगर बोला हो तो ध्यान हटाइएगा, ये ओल्ड तो लिखा हुआ है इसमें, शिफ्टेड आउट तो मैंने बोला भी था। खैर जो भी है, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में असली हीरो कौन, इस बार असली हीरो मुझे लग रहा है सैलरी है और बाकी मजेदार चीजें भी है, मजा आएगा, म्युनिसिपल टैक्स भी है, ओहो हो मजा आएगा, खुद से करेंगे, पहले आप खुद से 7वां ट्राई कीजिए फिर वीडियो को आगे देखिए, करें, आपने ट्राई कर लिया अपने हिसाब से, मतलब पॉज करके आपने ट्राई कर लिया, इस बार देखिए हीरो कौन है, हीरो है सैलरी, सही बात है, सैलरी के अलावा बाकी भी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन हीरो है इसमें वो है सैलरी। देखेंगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको बताऊं मैं, ये भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में से ही है और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब आपको कंफ्यूज कर दे, कंफ्यूज करने की क्षमता हो जिसमें, वो क्वेश्चन अच्छा कहलाता है। ठीक है, कंपटीशन भी तो है और हमें बेस्ट देना है अपना, वो भी तो यही ढूंढ रहे हैं ना कि बेस्ट प्रोफेशनल कौन बनेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति, उसके टैक्स लायबिलिटी को आप कंप्यूट करेंगे और ये कह रहे हैं कि दोनों टैक्स रिजीम से कंप्यूट करना है। जब जब आप दोनों टैक्स रिजीम से कंप्यूट करने को कहा जाए तो आप पहले ओल्ड से करो उसके बाद न्यू से करो, या पहले न्यू से करो उसके बाद ओल्ड से करो, लेकिन दोनों में आप पूरी फॉर्मेटिंग मत करो, एक की फॉर्मेटिंग पूरी रखो और दूसरे में सिर्फ एडजस्टमेंट करके आंसर निकालो। मैं बताता हूं कैसे। जैसे इसका आंसर पहले न्यू से किया गया, ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी इज्जत इनको देनी पड़ती है, ये डिफॉल्ट रिजीम है और न्यू रिजीम है, उसके बाद ओल्ड किया गया। तो चलिए पूरा फोकस पहले न्यू पे रखेंगे। सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस 4,35,000 रुपए है, बोनस है 15,000 रुपए, सर्वेंट फैसिलिटी है 12,000 रुपए। अब यहां पर एक चीज इन्होंने बीच में डाल दिया कि रेंट सिद्धार्थ अपने मकान का किराया पे कर रहा है 49,600, इसका कोई लेना देना ही नहीं है सैलरी से, अपने मकान का किराया पे कर रहा है। अगर एचआरए हो तो बात समझ आती है कि भैया किराया कितना पे कर रहे हो, हम एचआरए की एग्जम्पशन निकाले नहीं निकाले, न्यू रिजिम में नहीं निकाले, ओल्ड में निकाले, लेकिन हो एचआरए ना, एचआरए तो है नहीं। तो ये इस क्वेश्चन की पहली खूबसूरती है। ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे कवर कर सकते हो, कैसे उसे कब्जे में कंट्रोल में ले सकते हो। आपको कंट्रोल बनाना है क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये देखिए, और कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपके मन में आएगा यार कुछ तो करना है इसका, यार ऐसे कैसे, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। एक ही चीज हो सकता है, देखिए एचआरए है नहीं, मैंने नीचे भी पढ़ लिया, नीचे तो वैसे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है, एचआरए है नहीं। तो अगर आप बिना एचआरए आप रिसीव नहीं कर रहे हो, तो जो रेंट आप पे कर रहे हो किराए के मकान का, उसका एक ही काम हो सकता है 80 डबल जी में आपको डिडक्शन मिल सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू में तो नहीं मिलेगा। और डबल जी को पाने के लिए आपको याद हो शर्तें कि जिस शहर में आप इनकम कमा रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, उसी शहर में आपका कोई और मकान नहीं होना चाहिए आपके स्पाउस, आपके एचएफ के नाम। तो ये कहां के हैं निवासी भाई साहब, कहां पर हैं, दिल्ली में। देखते हैं क्या होगा आगे की बात। फिर से आ गया देखिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और ये आ रहा है जो किराए का हमारा मकान है सिद्धार्थ का, उसमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी में आ गया। ये सब अगर मैं जोड़ दूं, ये और ये जोड़ दूं, तो ये सैलरी बन जाएगा। सैलरी बन गया। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिए, टैक्सेबल सैलरी आ गई। आगे की डिटेल हो सकता है सैलरी से कनेक्टेड हो, देख लेते हैं पढ़ के। सिद्धार्थ परचेस कर रहा है एक फ्लैट, कर चुका है एक फ्लैट परचेस हाउसिंग सोसाइटी में 4,75,000 का, 2016 की बात है। उसे लोन लिया था उन्होंने 1,60,000 तो लोन लिया था और बाकी अपनी कुछ सेविंग वगैरह लगाई थी। अब यहां पर इसको पढ़ने के बाद एकदम से आपका दिमाग खराब हो जाएगा
और यहां तक आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये मामला हुआ क्या। बहुत पुराने अटेम्प्ट में आया हुआ है, बहुत पुराना, मतलब 20 साल पहले आया था ये, सोचिए। 20 नहीं तो 12-15 साल, 15, हाँ 20 ही मान लीजिए, 15-20 साल पहले आया था, है ना, कमाल की बात। और कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन था उस जमाने का भी। जी हाँ, इंटरमीडिएट की ही बात कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। अब देखिए यहां कंफ्यूजन कितना है, पूरी लाइन पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा पता नहीं कहां से चला कहां पहुंचा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। सिद्धार्थ ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मकान लिया है 4.25 लाख का, 1,60,000 का तो लोन लिया है, देख लेंगे लोन को। उसके बाद अपनी सेविंग लगाई है 65,000 की, तो भैया पैसे अभी भी घट रहे हैं। और वो जो मकान लिया ना, वो किसी बैंक को किराए पर दे दिया है उसने 10 साल के लीज पर, और उस बैंक से ही डिपॉजिट लिया है 2,50,000 का। 10 साल के लीज पर दिया है तो डिपॉजिट लिया है 2,50,000 का, इससे वो मकान खरीदा गया है, ठीक है। और कुल मिला के इस पूरी कहानी का कोई निचोड़ नहीं है, हमारे काम का सिर्फ ये है कि भैया ब्याज बता दो, सेक्शन 24B में इसका डिडक्शन ले लेंगे। भाई 1,60,000 का 15% ब्याज 24,000, और भाई साहब किराया आपको मिल रहा है 3,500 रुपए के हिसाब से, तो 3,500 गुने में 12, ये आपकी जीएवी बन गई 42,000। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, ब्याज घटाइए, आंसर आ गया। अब यहां मजेदार बात यह है कि ये दिल्ली में ही है, तो भाई साहब ये जो कहानी है ये तो गई कूड़े में, 80GG तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में ही मकान है। इन सब का हमने काम कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस से 2,700 रुपए कमाया है और स्पेकुलेटिव बिजनेस से 4,200 का लॉस है, तो ये यहाँ आप सेट ऑफ कर देंगे। सर न्यू टैक्स रेजिम में सेट ऑफ अलाउड है? क्यों नहीं अलाउड है, वो तो मकान हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अलाउड नहीं है। सर ये ब्याज घटा सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में? क्यों नहीं घटा सकते, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान थोड़ी है, किराए पर दिया है, ऐसे कंफ्यूज मत होइए। 4,200 माइनस 2,700, 1,500 रुपए का जो आपका लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, बाकी आपका एडजस्ट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है इन द ईयर 24-25, ना पुरानी बात है, सॉरी, 21-22, 30,000 पत्नी को दिया गिफ्ट और 20,000 बेटे को गिफ्ट दिया। बेटा उस समय 11 साल का था, 12, 13, 14, अभी 14-15 साल के आसपास का है, ठीक है। गिफ्ट जो है, ये दोनों गिफ्ट ये राजेश को दे दिया गया है, कोई राजेश नाम का आदमी होगा अड़ोस पड़ोस में, एडवांस, जो कि 19% का ब्याज देता है। तो मेरे ख्याल से ये 19% का ब्याज आ गया बेटे के लिए 3,800, 19% का जो ब्याज आ गया वो बेटे के लिए आ गया 3,800। क्लब होगा नहीं होगा, सोच के बताइए, आपने किया है ना क्वेश्चन, क्लब होगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक और चीज है कि न्यू टैक्स रिजीम जब आप फॉलो करोगे, जब आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करोगे तो ये जो 3,800 आ रहा है, कितना 3,800, तो 3,800 रुपए जो आप क्लब करोगे पिताजी में, सिद्धार्थ में, क्या वहां पर आप 1,500 की एग्जम्पशन दोगे? सोच के बताओ, क्या 1,500 की एग्जम्पशन दोगे? नहीं दोगे, पूरा का पूरा क्लब होगा। और पत्नी, ये क्लब किस सेक्शन में होगा ये आपको लिख के आना है, मजा आ जाएगा। और पत्नी के लिए क्लब किस सेक्शन में होगा ये भी लिख के आना है, मजा आ जाएगा। रटा है आपने अच्छे से, रिवीजन किया है। तो पत्नी में कितना आ जाएगा? 5,700। चलिए जी, क्लबिंग भी इस सेक्शन, इस क्वेश्चन में क्लबिंग भी आ गया, सेट ऑफ भी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया, सैलरी भी आ गई। अदर सोर्सेस 1,20,000 रुपए सिद्धार्थ को गिफ्ट मिल रहा है, ये IFOS में आ गया 56,210, और पीपीएफ में 80C यूज कर लेंगे, न्यू टैक्स में नहीं आएगा, ओल्ड टैक्स में यूज कर लेंगे, बस जी चालू हो जाएगी। तो भाई साहब सैलरी तो वो मैंने 4, 35, 15,000, 12,000 और 11,000 इसको जोड़ दीजिए, ये आ गई आपकी सैलरी 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी टैक्सेबल आपकी बन गई। हाउस प्रॉपर्टी
₹3500 गुने में 12, जीएवी आ गया, म्युनिसिपल टैक्स घटाइए, एनएवी आ गया, 30% घटाइए, ब्याज घटाइए, आंसर ब्याज कितना आएगा? 1,60,000 का लोन लिया आपने एलआईसी से 15% के रेट से, 24,000 का ब्याज। तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया है, ये हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया। हाउस प्रॉपर्टी सैलरी ऐड कर दीजिए, उसके बाद स्पेकुलेटिव में 0 आ गया, पीजीबीपी आपकी 0 हो गई। इसके बाद आप अदर सोर्सेज में जो क्लब्ड अमाउंट है वो लीजिए, उसके साथ जो आपको खुद गिफ्ट मिला 1,20,000 वो लीजिए, ये सब मिला के अदर सोर्सेज हो गया, आपकी जीटीआई हो गई। डिडक्शंस वगैरह आप नहीं देंगे क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं पहले, और ये आपकी टीटीआई आ गई। इसके बाद टैक्स लायबिलिटी में जब आप आएंगे तो 3 लाख याद रखिएगा, 3 लाख तक आप एग्जाम कीजिएगा, उसके ऊपर 3 लाख के ऊपर जितना भी है उस पर 5% कैलकुलेट कीजिएगा। अब यहां देखिएगा 5% कैलकुलेट तो कीजिएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन 7 लाख तक टीटीआई है तो रिबेट भी आ जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, रिबेट भी आ जाएगा। 87A का 7 लाख तक है तो रिबेट आएगा, और रिबेट की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। बस आपको एक छोटा सा असम्पशन लेना है कि सिद्धार्थ इज रेजिडेंट, जो कि लेना ही पड़ेगा। अब अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम में आऊं तो क्या क्या फर्क आएगा? एक तो सैलरी मेरी बदल जाएगी, सैलरी मेरा 25,000 से ज्यादा आएगा क्योंकि डिडक्शन मिलेगा 75,000 की जगह 50,000 का। हाउस प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आएगा, स्पेकुलेटिव में कोई फर्क नहीं आएगा। यहां पर अब मुझे 1,500 रुपए की एग्जम्पशन भी मिलेगी 1032 में, ये बदल जाएगा। इसके बाद मुझे अब 80C में जो हमने डिडक्शंस की बात की थी, कहां बात की थी, पीपीएफ में 50,000, वो मुझे 80C का डिडक्शन भी इसमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, एक ये फर्क आया, एक ये और एक ये। इस तरह से मैं कहता था प्रेजेंट करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने इसे ओल्ड टैक्स से पहले बनाया है वो भी बढ़िया है। अगर ओल्ड टैक्स से पहले बनाएंगे तो क्या करिएगा कि सैलरी 25,000 कम कर दीजिएगा, 1,500 रुपए एड बैक कर दीजिएगा, नहीं मिलेगा एग्जम्पशन, और 50,000 एड बैक कर दीजिएगा, बात वहीं पहुंचनी है। उसके बाद यहां पर देखिए 5,03,390 आया, यहां पर रिबेट नहीं मिल रहा। ओल्ड टैक्स में रिबेट 5 लाख तक है, तो यहां रिबेट नहीं मिलेगा, यहां टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि भैया अगर आपको सजेशन चाहिए, वैसे तो आपने मांगा नहीं है, लेकिन अगर आपको सजेशन चाहिए तो बेस्ट है कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाओ, वहां पर रिबेट मिलाकर आपको एग्जम्पशन, आपका टैक्स लायबिलिटी 0 आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। यहां पर 1-2 एजम्पशन ली गई है, वो सब एजम्पशन आप ये देखिए, 80GG वाली बात आपको नोट में लिख के देना है कि हम नहीं दे रहे क्योंकि सेम सिटी में आपने रेंट पे किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, रामदीन 33 साल के हैं, वो मैनेजर हैं, इनकी बेसिक है, डीए है, कमीशन है, टर्नओवर है, बोनस है, ग्रेचुटी है। रिटायरमेंट दिख नहीं रहा कहीं, ग्रेचुटी भी दे दिया, अच्छा। ओन कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ब्याज है, गोल्ड रिंग 10,000 रुपए का मिला है, याद है ना आपको? 10,000 का अगर मिलेगा तो क्या कीजिएगा, गिफ्ट पूरा 10,000 टैक्सेबल कीजिएगा, लेकिन नोट में लिख सकते हैं कि सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक 5,000 टैक्सेबल होगा, अकॉर्डिंगली आंसर विल चेंज। म्यूजिक सिस्टम कंपनी ने खरीदा है और उसको दे दिया है यूज करने, तो 10% पर एनम वाला केस होगा। उसके बाद देखिए ये मजेदार बात आ गया जी, पीजीबीपी भी आ गया। कौन सा सेक्शन अभी पढ़ा था आपने पीछे, 44A, याद आया? इसके बाद एफडी के ब्याज रिसीव कर रहे हैं आप, डिबेंचर का ब्याज मिल रहा है आपको, एफडी और डिबेंचर का आपको ब्याज रिसीव हो रहा है। मुझे समय देना चाहिए था, माफ कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो। मुझे सॉरी, समय देना चाहिए था, क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मतलब कोई बात नहीं मैं, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए, ये जो डिबेंचर का ब्याज मिल रहा है ना, ये नेट दिया हुआ है, नेट का मतलब है कि टीडीएस कटा है। टीडीएस किस सेक्शन में कटता है आपको मालूम होगा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 192, सैलरी 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इस सेक्शन में आपने टीडीएस काटा होगा 10%। तो जब मैं 10% टीडीएस काटता हूं तो इसे 90 से डिवाइड करके, तो हमारा जो अदर सोर्सेज में इनकम आएगा 7540 आएगा। इसके बाद एक चेक से पेमेंट किया आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 22,000,
15,375 आपने लाइफ इंश्योरेंस का किया है और 22,500 आपने मेडिकल का मेडिक्लेम का किया है, तो मेडिक्लेम आपको 25,000 तक मिल जाएगा। तो 22,500 अलाउड है। एटीडी ओल्ड टैक्स ऑब्वियसली, एटीजी एटीसी ओल्ड टैक्स ऑब्वियसली। सर पहले नीचे ही देख लो ना। हाँ, टीटीआई टैक्स लायबिलिटी निकालना है, अज्यूम करना है कि उसने ओल्ड टैक्स रिजीम में लिया है। ऑप्शन टू शिफ्ट आउट। ओके जी, तो बताइए कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है कि महाशय रिटायर हुए हैं? नहीं सर, महाशय तो कहीं से रिटायर नहीं दिख रहे। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सब फालतू की चीजें फुल्ली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी 15,000 12 से गुणा कर दीजिए, डीए 12,000 12 से गुणा कर दीजिए, कमीशन 0.5% 50 लाख का ले लीजिए, बोनस 50,000, ग्रेचुटी 30,000। ओन कंट्रीब्यूशन कहां लेकर जाइएगा? एटीसी में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअल है वो एक्चुअल कितना लीजिएगा? सिर्फ बेसिक का 20%, 36,000। अब माइनस कितना कीजिएगा? गोल्डन रूल का 12%। गोल्डन रूल कितना है? 1,80,000 प्लस डीए देखिए 72,000 फॉर्मिंग पार्ट है, प्लस सेल बेस्ड कमीशन निकालिए 50 लाख का 0.5%, 25,000। दुए आपके एचआरए की सैलरी मान लीजिए, इसे आरपीएफ की सैलरी मान लीजिए, इसको ये सब की सैलरी मान लीजिए 1,80,000, 72,000 और 25,000, 277। इसका 12% आप एग्जाम कर दीजिएगा, 33,240। बचा हुआ टैक्सेबल ब्याज आपको 15,000 मिल रहा है, 15% के हिसाब से तो 9,500, 9.5% के हिसाब से हो गया, एग्जाम कर दीजिएगा, बाकी टैक्सेबल। 10,000 गोल्ड रिंग पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा, बाद में सीबीडीटी सर्कुलर नोट में डाल दीजिएगा। म्यूजिक सिस्टम 85,000 है, 10% 8500 रुपए टैक्सेबल कर दीजिएगा आपकी। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 दे दीजिए, टैक्सेबल सैलरी आ गई। इसके बाद सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी के गजब की चीज है। 2 ओल्ड लाइट व्हीकल है, ठीक है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया हुआ है, फिक्स्ड चार्जेस लिया जाए, तो 2 लाइट व्हीकल है तो 7,500, 7,500 गुने में 2 गुने में 12। इजी है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि आपको पूरा टच देने का। 180 आपकी पीजीबीपी इनकम भी आ गई। इसके बाद अदर सोर्सेज में ये 2 ब्याज जोड़ दीजिए, अदर सोर्सेज भी आ गया, जीटीआई बन गया। जीटीआई में 80C दीजिए, 80D दीजिए, ये 80C में चला गया, ये 80C में चला गया, ये 80G का डोनेशन। वाह 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 वाह, मजेदार। तो फिलहाल तो 80C जोड़ लीजिए, 80C को मैं हाईलाइट कर दूं 1 2 3, 80D को मैं यहां से हाईलाइट कर देता हूं, तो ये आ गया मेरे ख्याल से 95,370, ऐसे कुछ आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है। हाँ, एक ओन कंट्रीब्यूशन भी तो है, 30,000 मिस हो रहा था, आप मत मिस कीजिएगा। तो आ गया भाई साहब, काफी आ गया। 50 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15 375, 1,25,370 एटीसी आ गया। एटीडी आ गया 22,500, एटीडी आ गया 22,500। और अब बारी आती है जी डोनेशन की। देखिए जी, डोनेशन आपने दिया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ये ए लिस्ट में है तो पूरा 5100। और यहां पर आप जो लेंगे वो 10% ऑफ गति लेंगे। गति में सिर्फ जीटीआई माइनस डिडक्शन कीजिएगा, स्पेशल इनकम तो है नहीं आपकी। गति का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गति कितना आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा, और जो बचेगा उसका तो मैं काम करूं, बस ये 80G मिसिंग है, बाकी सब मैंने आपको करा दिया। सीधा फाइनल आंसर पर आ जाता हूं मैं। ये देखिए, ये आपकी जीटीआई है। अगर मैं यहां गति निकालूं तो जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शन, एक्सेप्ट 80G, तो ये गति आ रहा है। इसका 10% होता है 45,000। आपने सिर्फ 11,000 दिया है, लीजिए जी, बेकार है, गति का कोई लेना देना नहीं। सीधा 10,000 का आधा कर दिए 5500, तो 5500 प्लस 5100 बराबर 10,600 इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। काम तमाम।
तमाम कर दिया आपने, उड़ा के रख दिया। लीजिए, अच्छा सुनिए, टैक्स लायबिलिटी भी निकालना था। ओल्ड टैक्स रिजीम में 4,40,690 आ रहा है। टैक्स लायबिलिटी निकाल के भी लास्ट में क्या करना है आपको, रिबेट देके निपटा देना है। ओ भाई साहब, रिबेट नहीं दोगे क्या? हाँ रिबेट देंगे। रिबेट आ गया 0। अरे देखिए तो रिक्वायरमेंट क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। भाई साहब इसको तो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, मिस हो गया मुझसे। टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछ रहा है। हाँ जी, बेसिक कंसेप्ट में आपको ये बात मैंने समझाई थी कि टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेबल दो दो अलग अलग बातें हैं। और क्या गजब का क्वेश्चन है। बताइए, अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन होता तो हमने जो अभी किया उसमें 10 ही मिलता, 2 कट जाता। जरा सोच के देखिए, ऐसी चीजें अगर हम डिस्कस करेंगे तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेबल अलग बात है। रिक्वायरमेंट लायबिलिटी की नहीं है, पेबल की है। लायबिलिटी तो 0 आ गया, लेकिन क्या पूरे अध्याय में, पूरे प्रश्न में कहीं भी टीडीएस कटा है? जी हां, डिबेंचर के ब्याज पे कटा है। तो जितने रुपए का टीडीएस कटा है ये रहा 7,540 ग्रॉस है, 6,784 नेट है। डिफरेंस इज द टीडीएस। वो टीडीएस आपको माइनस करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी में से, और उसका आपको रिफंड मिलेगा। राउंड ऑफ 10 रुपए के मल्टीपल में, चाहे पेबल हो या रिफंड करना पड़ता है। ये 2 नंबर काट लेगा अगर ये मिस कर गए आप, तो एक तो काट ही लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहली क्लास अच्छी लगी होगी। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक ही पहुंचाऊं। थोड़े समय की कमी और बाकी जो रेगुलर क्लासेस मेरी चल रही हैं उसका टाइट और बिजी शेड्यूल है, तो आप खुद से भी कीजिए। मैं जितना हो सकता है आपके साथ दे रहा हूं। देख रहा हूं मैं, सभी बच्चे तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किए जा रहा हूं, चाहे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। पहले तो मेरा प्रयास था कि अगर बढ़िया बहुत अच्छा व्यू आए तो ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर इमोशन जुड़ता है कि वो बच्चे जिसकी उम्मीद है कि भाई सर करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयासरत हूं। मेरे रेगुलर क्लास की भी शेड्यूल्स बहुत टाइट है, कुछ रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, वो अभी शेड्यूल बने हुए हैं। तो मेरे प्रयास है कि आपका जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट किया जाए। डीटी तो कंप्लीट कर ही दूं फटाफट से, फिर जीएसटी देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। और जीएसटी तो बहुत बड़ा है भी नहीं। आप अगर 10 दिन भी लग के पढ़ेंगे जीएसटी, इवन आप जीएसटी बाई भी करते हैं ये बोल के कि मुझे मई में एग्जाम देना है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी आपको सेल कर देंगे। एटलीस्ट आप फटाफट रेगुलर क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। बाकी मेरे पास जितना समय बचेगा तो मैं उसके रिवीजन की भी चर्चा करूंगा, उसकी भी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। इसके आगे आप ट्राई कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कराऊंगा। 19 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अगली क्लास में हो जाना चाहिए ये 10 क्वेश्चन। तो 10-12 क्वेश्चन तो कर ही देंगे, 10 ही क्वेश्चन, है ना।